नमस्कार दोस्तों। हमने कल के वीडियो में हमने जो संसद का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानकारी ली। और आज के टॉपिक में हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में। अब न्यायपालिका के बारे में जानेंगे हम। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में हमने समझा था। तो अब हमारा न्यायपालिका के टॉपिक में हम सबसे पहले जो भाग 5 में अनुच्छेद 124 के तहत गठन का प्रावधान है, किसका? उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं हम उच्चतम न्यायालय का टॉपिक। ठीक है, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उनको देखने के लिए शुरू से देखें तो क्या है कि वो सभी वीडियो समझ में आएंगे। एक एक टॉपिक को हमने जैसे शुरुआत से अनुच्छेद 1 से लेकर और धीरे धीरे आगे तक के जितने भी अनुच्छेद हैं हमने बताए। तो इस हिसाब से हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं। तो शुरू से देखें, प्लेलिस्ट बना रखिए। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना उच्चतम न्यायालय का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है, यानी कि संविधान तो सर्वोच्च है ही। और संविधान के संरक्षण के लिए किसका प्रावधान किया गया है हमारे देश में? तो प्रावधान किया गया है किसका? प्रावधान किया गया है उच्चतम न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि भाग 5, संविधान के भाग 5 में क्या है? उच्चतम न्यायालय है। और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन है। तो हम देखते हैं कि भाई किसी भी देश की शासन प्रणाली में जो भी न्यायिक कार्य होता है यानी न्यायपालिका होती है, तो वह क्या है? स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो ही देश का विकास और उसकी जनता का कल्याण होगा, क्योंकि लोगों पर अन्याय या अत्याचार नहीं हो पाएगा, उनको न्याय सुलभता या सरलता से मिल पाएगा। तो देखते हैं हम जो उच्च स्तर पर होता है, ये 4 स्तर पर होते हैं, यानी कि जो न्यायिक कार्य होते हैं वो। तो एक तो होता है हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बाद में हमारा आता है इसके नीचे की स्टेज, यानी कि सबसे बड़ी स्टेज है ये। सबसे बड़ी स्टेज क्या है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद में आता है उच्च न्यायालय। क्या आता है? उच्च न्यायालय। यानी कि जो हमारी सर्वोच्च स्टेज है या सर्वोच्च न्यायालय है वो पहले स्तर पर आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि स्टेट स्तर पर आता है उच्च न्यायालय। और वो आता है सेंट्रल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय है, जो कि हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय, ये जो उच्चतम न्यायालय होता है वह क्या है? सर्वोच्च होता है। जबकि जो स्टेट स्तर पर होता है ये क्या होता है? ये देश स्तर पर होता है। देश स्तर पर एक ही होगा। देश स्तर पर कितने होंगे? देश स्तर पर यह एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। क्या? उच्चतम न्यायालय। जबकि जो उच्च न्यायालय है वो राज्य स्तर पर जितने राज्य होंगे उतने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय होंगे, यानी राज्य होंगे उतने उच्च न्यायालय होंगे, यानी कि जितने स्टेट उतने उच्च न्यायालय। यानी कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि भाई एक राज्य का तो एक हो गई, उसके साथ में 2 राज्यों का एक यानी सम्मिलित, यानी कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय जो देश स्तर पर होगा। इसके बाद में हमने देखा उच्च न्यायालय जो राज्य में होगा। ठीक है, तो ये होगी सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज हो गई? ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज। इसके बाद में देखते हैं हम तीसरे स्तर पर, यानी थर्ड प्रायोरिटी किसको दी गई है? तो वो होते हैं जिला न्यायालय। क्या होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो कि किस स्तर पर होते हैं? जिला स्तर पर। जिला न्यायालय होते हैं वो किस स्तर पर होते हैं? जिले स्तर पर। ठीक है, जिले के स्तर पर, जो जिले में होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देश स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर क्या होगा? यानी देश स्तर। ठीक है, देश स्तर पर, यह राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। और जिला न्यायालय होंगे वो जिले स्तर पर होंगे। ये थर्ड स्टेज आ गई।
इसके बाद होते हैं ब्लॉक पर। आपने देखा होगा कि हर कोई ब्लॉक जैसे कि तहसील स्तर पर होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय होते हैं? तो वो होते हैं हमारे अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय? तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये होते हैं हमारे तहसील स्तर पर। तहसील या ब्लॉक कह सकते हैं, तहसील या ब्लॉक स्तर पर क्या होते हैं? हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय कौन से स्तर पर होते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं हमारे तहसील स्तर पर। किस स्तर पर? तहसील स्तर पर। तो हमने देखा कि देश को चलाने के लिए एक न्यायपालिका की स्थापना हुई है। हमारे सभी देशों में होती है न्यायपालिका। तो किसकी स्थापना की गई है? न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट होता है, वह देश स्तर पर होता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे देश में तो तब भी इतनी स्वतंत्रता नहीं है न्यायपालिका को, कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर देते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका का दर्जा दिया गया है, तो वो दिया गया है अमेरिका देश में। कौन से देश में? अमेरिका देश में दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से देश में दिया गया? यानी सर्वोच्च क्या होगी वहाँ संविधान से भी सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है? हमारे देश में फर्स्ट स्तर पर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय होगा, क्योंकि देश का शासन और देश के लोगों को सरलता से न्याय उपलब्ध कराना, उनको क्या, उनके साथ अत्याचार नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो, तो अन्याय को मिटाने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए हमारे देश में किसकी स्थापना की गई है? उच्चतम न्यायपालिका की। और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय देश स्तर पर होगा। किस स्तर पर होगा? देश स्तर पर होगा। उच्चतम न्यायालय देश स्तर पर होगा। उसके बाद में उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होंगे। इसके बाद में आते हैं जिला न्यायालय। कौन से न्यायालय आते हैं? जिला न्यायालय आते हैं। जिला न्यायालय जिला स्तर पर होंगे। इसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, तहसील या ब्लॉक स्तर पर होंगे। लेकिन आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम केवल उच्चतम न्यायालय के बारे में ही चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया होती है। उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है वो भाग 5 में किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया है। भाग 5 के कौन कौन से अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 124 में गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें नियुक्ति वगैरह है, कार्यकाल वगैरह है, योग्यता वगैरह है, तो उनका भी वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 124 यानी कि 124 में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया यह है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसमें बनाए जाएंगे? वो संसद में ही बनाए जाएंगे। यानी संसद को प्राप्त हो सकती है। किसको प्राप्त है? संसद को ही वो शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है? कि वह उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा ही, या संसद को ही ये शक्ति प्राप्त है, वही बना सकती है। ये बात हमको क्या करनी? ये बात हमको ध्यान रखनी। अब हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की सर्वप्रथम शुरुआत कैसे हुई। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत संघीय न्यायालय के नाम से, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम से हमारे देश में क्या है? उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी कह सकते हैं। ये संघीय न्यायालय का स्थान किसने ले लिया? संघीय न्यायालय का स्थान हमारे उच्चतम न्यायालय ने ले लिया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को इसको वैधानिक या संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ वैधानिक या संवैधानिक दर्जा? 28 जनवरी 1950 को। तो हमने देखा कि पहली बात तो ये कि इसमें जो भी कानून बनाए जाएंगे वो शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, संसद ले सकती है निर्णय, लेकिन वो बहुमत से पास होगा तो तभी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की शुरुआत 1935 के, कौन से? 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन का जब हमारे देश पर शासन था तो उस टाइम से हमारे यहाँ पर किस नाम से, संघीय न्यायालय के नाम से, कौन से न्यायालय के नाम से, संघीय न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, न्यायालय की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय के नाम से होती है। इसके बाद में 28 जनवरी, कौन सी जनवरी, 28 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक दर्जा यानी सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा, सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा, सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा हमारे जो संघीय न्यायालय है उसको प्राप्त होता है सन 1950 में, सन 1950, 28 जनवरी सन 1950 में। ये बात हमको क्या करनी है, ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा की गई। तो उसको ही हमने 28 जनवरी 1950 को यानी कि हमारा जब संविधान लागू हो गया था उसके 2 दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, तो उससे 1-2 दिन बाद ही 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, या इसको वैधानिक दर्जा दे दिया, या इसको संवैधानिक दर्जा हमने प्रदान कर दिया। कब कर दिया प्रदान, 28 जनवरी 1950 को। तो ये बात हमको क्या करनी है, ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कौन कौन से मतलब अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी पावरें दी गई है, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे की प्रोग्रेस क्या होती है। भाई न्यायालय में कौन कौन सी पावर है, जो है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति अपना प्रयोग करता है, या अपनी पावर का प्रयोग किस प्रकार करता है, तो वो हम अब देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी पावर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें क्या होता है कि पहली बात तो यह है कि यह जो उच्च न्यायालय होते हैं, यानी कि जो इसके फैसले होते हैं, किसके फैसले, सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं उन फैसलों को सभी मान्य जो यानी कि जो भी अदालतें हैं निचली, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से नीचे की या उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बाद में अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय वगैरह है, तो उन सभी को क्या करना होगा, उन सभी को जो भी सर्वोच्च न्यायालय जो ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो भी फैसले होंगे वो सब मान्य करने होंगे। क्या करने होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के सभी फैसले अन्य अदालतों को मान्य करने होंगे। ये किसकी पावर है, ये सर्वोच्च न्यायालय की पावर है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है कि यह यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय अन्य जो उच्च न्यायालय होते हैं उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, तबादला एंड ट्रांसफर कर सकता है। कहने का मतलब उनको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे भेज सकता है। ये भी एक पावर है किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। अगली बात ये आती है कि यह किसी भी अदालत का जो मुकदमा होता है, यानी कि जो निचली अदालत है, उच्च न्यायालय में जो भी अदालत के केस चल रहे हैं, कोई भी विवाद चल रहा है, तो उन विवादों को अपने पास मंगवा सकता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय अपने पास क्या कर सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। अगली बात क्या आती है, अगली बात यह आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमों को क्या कर सकता है, उलट सुलट, यानी कि एक के मामले को उधर के में भेज देता है, उधर के को इधर के में भेज सकता है या भिजवा सकता है। ये किसकी पावर है, ये सर्वोच्च न्यायालय की पावर है। तो देखा हमने सर्वोच्च न्यायालय की पावर में कौन कौन सी पावर है। पहली पावर है कि यह क्या करता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या करता है, अपने जो भी केस मुकदमे चल रहे हैं उनको मंगवा सकता है। दूसरा, उन मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भिजवा सकता है। तीसरी बात देखिए हमने, न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। अगली बात, सभी अदालतों को इसके फैसले मान्य होते हैं। ठीक है, तो हम लिखने से तो कोई वो नहीं है, हमने देख लिया। उसके बाद में हम मुख्य बात समझेंगे। क्या समझेंगे कि जो भी अनुच्छेद है, यानी कि 1 to 4 से लेकर हम समझेंगे 143 तक, यानी कि 1 to 4 से लेकर 124 से लेकर 143 तक के जो प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा
कि जो भी न्यायाधीश होता है उसकी योग्यताओं में, जैसे योग्यता भी देखेंगे हम अभी अनुच्छेद जो आएगा उसमें, ठीक है, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं हम अब शुरू से करते हैं हम क्या 124 अनुच्छेद से लेकर 143 तक के सभी अनुच्छेदों का हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद 124 में क्या है, गठन का प्रावधान, क्या यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किसमें है, गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 का फर्स्ट भाग क्या कहता है, अनुच्छेद 124 का जो प्रथम भाग है, अनुच्छेद 124 का जो प्रथम भाग है, अनुच्छेद 124 का प्रथम भाग क्या कहता है, इसमें ये बात है कि इसकी नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी, जो भी न्यायाधीश होंगे ना उनकी नियुक्ति का प्रावधान भी इसमें किसमें दिया गया, अनुच्छेद 124 के 1 में दिया गया है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसमें जो नियुक्त किए जाएंगे न्यायाधीश, तो उनका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 124 के फर्स्ट भाग में। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट भाग में क्या है, नियुक्ति का प्रावधान है, इसके गठन का प्रावधान है, नियुक्ति का भी प्रावधान है और इसके गठन का भी प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान है और इसके गठन का भी प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 124 यानी 124 में है। इसके बाद में अनुच्छेद 124 का 2, अनुच्छेद 124 का 2 भाग, अनुच्छेद 124 का भाग 2, इसमें कार्यकाल दिया गया है। क्या दिया गया है, कार्यकाल दिया गया है। अब आपको पता ही होगा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगी, कॉलेजियम के द्वारा होगी, लेकिन इनको शपथ वगैरह काम है ना वो राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी, कॉलेजियम के द्वारा क्या की जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन आपको पता होगा कि एक अभी पता थोड़े दिन पहले यानी कि 2015 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया था, न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की जो मेन है ना, जो मूल है उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन उनकी चली नहीं। यानी कि चलने का मतलब उनका जो भी फैसला था वो मान्य नहीं हुआ। तो कौन सा संशोधन किया गया था, वो 99वां संविधान संशोधन 2015 किया गया। उसमें क्या किया गया कि 6 आदमियों की क्या कही नियुक्ति की गई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए क्या कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि न्यायालय की जो भी शक्ति है, पावर है, उसमें आप क्या नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिसमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि वो संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, अनुच्छेदों का संविधानों का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 32 का भी उल्लंघन था, अनुच्छेद 50 का भी उल्लंघन था, तो इसलिए क्या कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 50 और 32 का उल्लंघन, ठीक, किसमें था, संविधान संशोधन कौन सा किया था, 99वां संविधान संशोधन 2015 में किया था। किसने, कौन सी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया, उस संशोधन को बर्खास्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान में क्या माना, अपने संविधान का उल्लंघन माना, क्योंकि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप था, क्योंकि उसमें 6 जो नियुक्त किए गए थे ना, वो 6 नियुक्त जो किए गए थे वो क्या करते हैं, यानी कि उनको वीटो पावर का भी अधिकार था, यानी एक भी अगर किसी भी कोई मामला उस पर न्याय देना है, न्याय करना है, तो उस पर एक ने भी सहमति नहीं दी ना, तो क्या होगा, यानी कि वो जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो नियुक्ति नहीं होगी और दूसरे की जाएगी। इसलिए क्या था, ये एक तरह का छेड़छाड़ थी संविधान में, एक तरह का क्या था, एक तरह का गलत संशोधन किया गया था, संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसको क्या कर दिया, असमर्थ कर दिया, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। और कब, सन 2015, ठीक है। तो ये बात हमको क्या करनी है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो नियुक्ति कौन करेगा, कॉलेजियम के द्वारा होगी, ठीक है। कॉलेजियम कौन होता है, कॉलेजियम क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा। कॉलेजियम एक बोर्ड होता है जो वरिष्ठ न्यायाधीशों का, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका एक क्या होता है, एक कमेटी होती है, उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी नियुक्ति करते हैं। जो भी अन्य राज्यों में नियुक्त होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश, उनकी भी, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये बात अपने ध्यान रखनी है। यानी कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, कॉलेजियम जो होता है ना वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जो राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान तो राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी कि इनकी सलाह पर ही करता है वो, किसकी सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 एक में हमने देखा नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा, अनुच्छेद 124 के 2 में देखा हमने कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है,
अब कार्यकाल देखेंगे कि कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका कार्यकाल होगा 65 वर्ष। कितना, 65 वर्ष। 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 65 वर्ष होगा, ठीक है, 65 वर्ष। और 6 वर्ष, 6 वर्ष तक तो होगा ही, लेकिन 6 वर्ष अगर 65 वर्ष हो गई और 6 वर्ष में पहले खत्म नहीं हुआ तो वो प्रक्रिया अलग है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। यानी कि 64 साल का बनाया और 6 वर्ष हो ही नहीं तो वो 65 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 1 साल तक रहेगा वो, तो इसका प्रावधान नहीं है, 6 तो कम से कम न्यूनतम रहेगा ही, और इससे 65 वर्ष से ज्यादा नहीं, ठीक है, ये बात आपको करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 124 का भाग 3 नंबर, भाग 3 में क्या है, इनकी योग्यता, इनकी योग्यता यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 124 के भाग 3 में दी गई है। क्या, योग्यता दी गई है, क्या दी गई है, योग्यता। अब योग्यता में क्या है, योग्यता में कोई ज्यादा वो नहीं है, योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए। किसकी योग्यता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 124 में इसमें ही और भी दी गई है उच्च न्यायालय का कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, लेकिन हम आज क्या है कि मुख्य मुख्य अनुच्छेदों को देखेंगे और इसके अगले वीडियो लाएंगे ना, उसमें व्याख्या के रूप में एक एक चीज को हम समझते हुए आगे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 124 के भाग 3 में क्या है, योग्यता दी गई है। योग्यता में क्या है कि मैं 5 वर्ष क्या होना चाहिए, 5 वर्ष, 5 वर्ष तो क्या होना चाहिए है, न्यायालय का यानी कि न्यायाधीश का नॉलेज होना चाहिए, न्यायाधीश का नॉलेज, न्यायाधीश 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो ये कह लो, या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव, वकालत का अनुभव, इधर लिख देते हैं इसको, वकालत का अनुभव 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए और 5 वर्ष न्यायाधीश रहा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार, किसका जानकार होना चाहिए, विधि का जानकार। राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार होना चाहिए, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा होना चाहिए और 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। किसको, एक सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई बनने के लिए। अनुच्छेद 124 के 3 में बताया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 124 का 4, अनुच्छेद 124 के 4 में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि उसको हटाने की प्रक्रिया, पद से कैसे हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 की भाग 4 में क्या है, पद से हटाने का प्रावधान, पद से हटाने की प्रक्रिया या प्रावधान। किसको पद से हटाने की प्रक्रिया, सीजेआई को। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई का मतलब समझ रहे हो, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन, सीजीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये बात है, अनुच्छेद 124 के 4 में पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें भी 2 है, कौन कौन से, एक तो साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार, यानी कि उस पर वो जो भी गलत किया है उसने कार्य, तो वो क्या है, सिद्ध होना चाहिए, यानी कि सिद्ध नहीं होगा तब तक वह क्या है, पद से नहीं हटेगा, ठीक है। एक उसमें क्या है कि जैसे सिद्ध कर दिया तो उसमें असमर्थता दिखती है, यानी कि जो भी संसद में लाएंगे वो मतलब जो भी संसद में उसको हटाने की प्रक्रिया को, प्रावधान को लाएंगे, तो क्या करना होगा, उसमें अगर असमर्थता दिखती है, असमर्थता का मतलब है कि मतलब असमर्थता का मतलब हुआ कि जितना बहुमत चाहिए मतलब उनको हटाने के लिए उतना साबित नहीं हो, तो वो एक तरह की असमर्थता हो गई, ठीक है ना। तो असमर्थता होगी तो क्या होगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। और साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार नहीं होगा तो भी नहीं हटेगा। तो दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार, या कि जो भी गलत कार्य उसने किया है, जो भी संविधान का उल्लंघन उसने किया है, यानी कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया में उल्लंघन किया है,
तो वो उनको सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध होगा तभी क्या होगा, उसको हटाया जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ठीक है, ये बात आपकी करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 124 के 4 में पद से हटाने का प्रावधान है। किसको पद से हटाने का? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। किसमें? अनुच्छेद 124(4) में। तो हमने देखा अनुच्छेद 124 में गठन है, गठन में क्या क्या है? अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में है नियुक्ति, कॉलेजियम के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 124 के 2 में है कार्यकाल 25 वर्ष या 6 वर्ष। 124 के 3 में है योग्यता, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार हो। अनुच्छेद 124 के 4 में है पद से हटाने का प्रावधान, पद से हटाने का प्रावधान। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 124 को जाना है। अनुच्छेद 124 का अगला है और देखेंगे हम तो अनुच्छेद 124 का जो भाग है 6, कौन सा? भाग 6। अनुच्छेद 124 का भाग 6 है, तो इसमें क्या है? शपथ। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। क्या? शपथ दिलाएगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमने अनुच्छेद 124 के 6 तक जानकारी ले ली है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 125 में ये प्रावधान है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होगा और जो अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि पहले कितने थे? पहले इसकी प्रक्रिया बता देता हूँ। पहले कितने थे? पहले थे 7 + 1 = 8। इसके बाद में बढ़ोतरी की गई, 8 के बाद में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद में कितने हुए? इसके बाद में हुए 25 + 1, इसके बाद में 30 + 1 और इसके बाद में 33 + 1, यानी कि इसमें कितने हो गए? इसमें हो गए 26, इसमें 31 और इसमें 34। तो ये क्या है? बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें एक तो सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये लिख लो, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश एक तो, ठीक है, और ये क्या है? अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश तो अन्य न्यायाधीश कितने थे? पहले 7 थे, उनको बढ़ाकर क्या कर दिया? यानी अन्य न्यायाधीशों 25 बढ़ा दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 33 कर दिया। वर्तमान में 34 है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश सही। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? दिनों दिन क्या है? संख्या क्या है? दिनों दिन बढ़ाई गई है। ठीक है, तो अब वर्तमान में कितनी हुई है? वर्तमान में 33 + 1 = 34 हो गई है। ठीक है, ये बात आपको करनी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले कितने थे? 8 थे, फिर 26 कर दिए, फिर 31 कर दिए और वर्तमान में 34 कर दिए। ठीक है, शपथ किस में दिलाई जाएगी? शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। और अनुच्छेद 124 के भाग 6 में, अनुच्छेद 124 का भाग कौन सा है? भाग 6। अनुच्छेद 124 का भाग कौन सा है? भाग है 6। अनुच्छेद 124 के भाग 6 में क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का प्रावधान किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 के भाग 6 में दिया गया है। पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या थी 7 + 1 = 8। इसके बाद में बढ़ाकर कितनी कर गई? 25 + 1 = 26। इसके बाद में 30 + 1 = 31। इसके बाद में 33 + 1 = 34। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम क्या? इसके बाद में देखते हैं हम देख रहे थे ना अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या बताया हमने? वेतन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है?
मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 रुपये। कितने रुपए? 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है। और अन्य भत्ते वगैरह जो फ्री है वो मिलते हैं, संचित निधि से मिलता है, सर राष्ट्रपति और ये होते हैं जिनको, ठीक है। ये बात हम क्या करनी है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये तो 1 और ये 33, तो अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। इसके बाद में ये अनुच्छेद 125 में दिया गया है। इसके बाद में अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी हमने ली। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में क्या होता है? अनुच्छेद 126 में ये दिया गया है, क्या दिया गया है? अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यकारी का मतलब होता है जब मूल नहीं हो ना, मूल का मतलब जो है वो नहीं हो, तो अस्थायी नियुक्ति की जाती है। क्या नियुक्ति की जाती है? अस्थायी नियुक्ति की जाती है। तो जो न्यायाधीश होते हैं ना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या कर दिया जाता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। जब हमारा मुख्य न्यायाधीश जो CJI है वो कहीं नहीं हो, तो उसकी जगह पर क्या किया जाता है? उसकी जगह पर क्या किया जाता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या की जाती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 126 के तहत। इसके बाद में इससे संबंधित है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश यानी अस्थायी न्याय होने पर, यानी कि स्थायी भी नहीं बने, वो मुख्य न्यायाधीश ये तो रहे ही नहीं और ये जो बनाया वो भी नहीं रहे, तो अनुच्छेद 127 में क्या है? एक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उसको कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी नहीं होने पर, ठीक है। क्या नहीं होने पर? अस्थायी नहीं हो, ये नहीं हो तो, ठीक है ना, ये नहीं हो तो इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 में बताया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में क्या है? अनुच्छेद 128 में है, अनुच्छेद 128 को देखेंगे हम, इनको मिटा देते हैं, इसके बाद देखेंगे। अनुच्छेद 128 में क्या होता है? सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं ना, सेवानिवृत्त यानी कि जिन्होंने सेवा दी है उसके बाद में वो घर बैठे हैं, तो जो घर बैठे हैं ना, तो वो न्यायाधीशों क्या है? उनको भी क्या की जाती है? उनकी भी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है कि यानी कि जो न्यायाधीश अपनी सेवा दे चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन न्यायाधीशों की सेवा कभी कभी ली जाती है। यानी कि वो कर तो नहीं सकते किसी भी न्यायालय में कार्य, ये प्रावधान है, लेकिन उनको क्या है कि राष्ट्रपति की सलाह, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर अन्य न्यायालयों में लगाया जा सकता है, यानी अन्य न्यायाधीशों की श्रेणी में भी लिया जा सकता है, उससे कार्य लिया जा सकता है। तो उसका प्रावधान किसमें है? उसका प्रावधान अनुच्छेद 128 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 128 में, अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 128 में। इसके बाद में अनुच्छेद 129 आता है। अनुच्छेद 129 मैंने आपको जो अनुच्छेदों की श्रृंखला बताई थी उसमें बताया था कि यार रीट लेवल 2 में SST वाले पोर्शन में आया था अनुच्छेद 129। ये क्वेश्चन एज इट इज आया था कि अनुच्छेद 129 में किसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 129 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 129 में प्रावधान है अभिलेख न्यायालय का। अभिलेख न्यायालय का प्रावधान है। किसका न्यायालय का प्रावधान? अभिलेख न्यायालय का प्रावधान है।
अभिलेख न्यायालय का प्रावधान, अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया है अभिलेख न्यायालय का प्रावधान? अभिलेख न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 129 में दिया गया। अभिलेख न्यायालय से मतलब है कि जो भी लेखा संबंधी कार्य होते हैं उनमें जो न्याय संबंधी विवाद होते हैं तो उनको निपटाने का कार्य कौन करता है? अभिलेख न्यायालय करते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी क्या होती है, कहीं की बैठक बुलाई जाती है। तो बैठक बुलाई जाती है तो उससे संबंधित कार्य स्थान का क्षेत्र निर्णित किया जाता है कि भाई इस स्थान पर बुलाई जाएगी या इस स्थान पर बुलाई जाएगी। यानी कि जैसे दिल्ली में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है तो अगर राजस्थान में करना चाहे तो क्या होगा, वो अनुच्छेद किसमें? प्रावधान, यानी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं वो बैठक अपनी। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश बैठक बुलाई जाती है अपनी सहमति की बैठक। तो वो कार्य स्थान से संबंधित अनुच्छेद 130 में कार्य स्थान यानी स्थान का निर्णय करने के लिए। तो अनुच्छेद 130 में क्या है? अनुच्छेद 130 में है कार्य स्थान का निर्णय। कार्य स्थान का निर्णय किसका निर्णय? कार्य स्थान का निर्णय किया जाता है। कार्य स्थान का निर्णय किसमें किया जाएगा? अनुच्छेद 130 में किया जाएगा। अनुच्छेद 130 में क्या किया जाएगा? कार्य स्थान का निर्णय किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 130 में। इसके बाद में अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में दिया गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब आपको पता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि सबका कौन है? सबका संरक्षक, यानी कि जो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सबका क्या प्रमुख? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो किसी भी मामले को, किसी मुद्दे को अपने पास मंगवा सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय मंगवा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने किसमें? ये दिया है अनुच्छेद 131 में। क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किसमें है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा शक्ति या पावर होती है ऐसी कि वह अन्य न्यायालयों के जो भी मुकदमे हैं, मुद्दे हैं, उनको सुन सकता है, उनको बुलवा सकता है, मंगवा सकता है। और मान्य किसको होगा? सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अपना क्षेत्राधिकार विस्तृत है, विकसित है, व्यापक है। ठीक है ना, तो ये ध्यान हमको रखना है। तो क्या होता है? उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है किसी मामले, मुद्दे को मंगवाना। तो किस में दिया गया? अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 131 131। ठीक है, 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है। इसके बाद में अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, यानी कि जो 5 अनुच्छेद बताए उनमें अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। कोई भी अपील की जाती है किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी जिला न्यायालय में, कोई से भी न्यायालय में, तो उनकी जो अपील है जो सबसे ऊपर कहाँ सुनी जाएगी? यानी कि जो उच्च न्यायालय में किसी ने केस किया, अब वो उसमें निर्णय नहीं आया तो उस केस के प्रति अपील दायर कर सकते हैं खास सर्वोच्च न्यायालय में। तो उससे संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए? अनुच्छेद 132, 33, 34, 35 और 36 में। लेकिन जो 35 है ना, वो फेडरल कोर्ट का क्या करता है? गठन करता है। अनुच्छेद 135 है, इनमें से अपन कौन से अलग कर रहे हैं? अनुच्छेद 135 को अलग कर रहे हैं। किसको अलग कर रहे हैं? अनुच्छेद 135 को अलग कर रहे हैं। अनुच्छेद 135 में क्या है? फेडरल कोर्ट का वर्णन है। फेडरल कोर्ट का गठन। और जिसमें हमने देखा 132, 33, 134, 136, ये जो हमने देखे कौन कौन से? 132, 33, 34 और 36। 135 हमने देख लिया ना, फेडरल कोर्ट है। और इसमें क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। एक तो होता प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और एक होता अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि अपना क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो भी अपील की जाएगी उनसे संबंधित जो भी मामला है, मुकदमा है, वह कहाँ सुना जाएगा? वह सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का ही जो तर्क वितर्क जो भी देंगे, जो भी आदेश देंगे, वो मान्य करना पड़ेगा अन्य न्यायालय को। तो ये क्या होता है? एक तरह का अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कि जो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 चारों में जो वर्णन दिया गया वो अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो इनको देखा हमने कौन से में? 32, 33, 34 और 36 में। 135 में फेडरल कोर्ट का गठन है, ये अलग से कोर्ट का गठन किया जाएगा जिसके संबंधित जो भी प्रावधान है उनको सुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम अनुच्छेद
36 तक हमने देख लिया। इसके बाद में हम 139 को देखेंगे, क्योंकि दो अनुच्छेद है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो इनसे संबंधित है, ज़्यादातर उसमें जानकारी भी नहीं है और एग्जामों में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं इतने डीपली। लेकिन हम बहुत डीपली देख रहे हैं, इतना भी नहीं आता है। इनमें से मुख्य मुख्य जैसे अभिलेख न्यायालय है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादातर परीक्षा में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक अपीलीय क्षेत्राधिकार और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनसे संबंधित पूछ लेता है, तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 में कह दिया गया रिट और अधिकारता। रिट अधिकार तक संबंध समझे कुछ? अपन ने जो मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों में किसके बारे में बताया था हमने? मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि वो सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक किस प्रकार है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक किस प्रकार है, तो वो किस प्रकार से है, यानी कि 5 रिट दायर कर सकते हैं, 5 रिट दायर कर सकते हैं। तो 5 रिट को क्या कहते हैं? 5 रिट को ही जो मामला है वो ये अनुच्छेद 139 में वर्णन है, जिसको रिट अधिकारिता कहते हैं। रिट अधिकारिता कहते हैं, रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता क्या कहते हैं? रिट अधिकारिता कहते हैं। तो उन रिट अधिकारिता के बारे में हम अनुच्छेद 139 में जानकारी लेते हैं। कौन से अनुच्छेद में लेते हैं जानकारी? अनुच्छेद 139 में उनके बारे में जानकारी लेते हैं, रिट अधिकारिता से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 139 में लेते हैं। कौन से अनुच्छेद में लेते हैं? अनुच्छेद 139 में। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता में 5 प्रकार की रिट देखी थी हमने। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, निषेध, उत्प्रेषण लेख, ठीक है ना। तो वो जो 5 हमने रिट पढ़ी थी ना, 5 प्रकार की, उनको उसमें वर्णन कर लिया हमने मौलिक अधिकारों में। और आज देख लेंगे, एक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज उन अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें उच्च न्यायालय के बारे में, उनके बारे में चर्चा करेंगे ना। तो इन जो अनुच्छेद बताए उनका विस्तार से वर्णन थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ठीक है, जानकारी ले लेंगे अपन उनके बारे में। हम पता ही कौन कौन सा, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, 24 घंटे पेश करना पड़ेगा, वो आता है, ठीक है। तो इसके बाद में अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 139 में क्या है? रिट अधिकारिता संबंधित है। तो अनुच्छेद 140 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 140 में वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। अनुच्छेद 140 में वर्णन संसद द्वारा जो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्ति, यानी कि संसद क्या करती है? संसद शक्ति किसको देती है? संसद अपनी शक्ति पावर किसको दे देती है? सर्वोच्च न्यायालय को दे देती है, उच्च न्यायालय को सौंप देती है, ठीक है, यानी कि हैंड ऑफ कर देती है। तो क्या कर देती है? संसद, संसद, संसद शक्ति किसको प्रदान करती है? संसद अपनी शक्ति, संसद अपनी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करती है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करती है। संसद अपनी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करती है। तो संसद क्या करती है? संसद अपनी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करती है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 के तहत क्या करती है? संसद अपनी शक्ति किसको प्रदान कर देती है? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर देती है, ठीक है। ये बात हमको क्या करनी है? ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि होती है, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी कानून बना दिया जाता है, जो भी विधि बना दी जाती है, उसका पालन अन्य न्यायालयों को करना पड़ेगा। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 141 में, ठीक है। अनुच्छेद 141 में क्या प्रावधान किया गया कि जो भी बात है, यानी कि जो भी बात है, जो भी तथ्य, जो भी सिद्धांत है, जो बना दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी सिद्धांत कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी सिद्धांत, जो भी तथ्य बना दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विधि बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई विधि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई विधि उच्च न्यायालय को मान्य होनी चाहिए। उच्च न्यायालय को मान्य करनी होगी। क्या करनी होगी? मान्य, उच्च न्यायालय को मान्य करनी होगी। मान्य करनी, क्या करनी होगी? मान्य करनी होगी। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी विधि बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, जो भी सिद्धांत बना दिया, तो उसको क्या करना होगा? अनुच्छेद 141 ये शक्ति देता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति देता है कि जो अन्य न्यायालय है उनको क्या करना होगा?
जो विधि बना दी ना सर्वोच्च न्यायालय ने, वो विधि को क्या करनी होगी, वो विधि को मान्य करनी होगी। किसको? अन्य जो उच्च न्यायालय है उसको मान्य करनी, और किसको मान्य करनी होगी? उच्च न्यायालय को मान्य करनी होगी। किसकी शक्ति? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई हुई पावर या विधि को मान्य करना होगा। इसके बाद में जो अनुच्छेद 142 है यानी कि 142 है, उसमें उच्चतम न्यायालय की डिक्रीट यानी आदेशों का परिवर्तन, यानी कि आदेशों का परिवर्तन, यानी कि अगर अनुच्छेद 142 में है कि यानी कि जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश या शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का क्या है? परिवर्तनीय होगा, यानी कि परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें जो भी आदेश कर दिया उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परिवर्तनीय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सही है तो सही है, सत्य, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय या जो भी अन्य न्यायालय है, जिला न्यायालय वगैरह, संसद, लोकसभा के प्रति भी, मतलब कोई बात बोल देना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सत्य तो सत्य है, इसको बदल नहीं सकते अपन। क्या नहीं कर सकते? उसको बदल नहीं सकते। किसको नहीं बदल सकते? 142 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को बदल नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को क्या नहीं कर सकते? हम बदल नहीं सकते हैं। ये कौन सी पावर कहती है? ये पावर देती है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142। अब एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है, एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन सा आता है? तो वो होता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति परामर्श लेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या लेगा? परामर्श लेगा। राष्ट्रपति परामर्श लेगा किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेगा? राष्ट्रपति परामर्श या सलाह ले सकता है, और ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय दे या नहीं दे उसके ऊपर निर्भर करेगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है। ये कौन सा क्षेत्राधिकार होता है? ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। किसमें? अनुच्छेद 143 में क्या होता है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि वह से अपना जो सहमति वो दे या नहीं दे, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति को वह सलाह लेनी होगी। राष्ट्रपति अगर परामर्श लेता है तो वह देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दे, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह की ये भी एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, ठीक है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किसमें है? अनुच्छेद 143 में है। इसमें राष्ट्रपति परामर्श लेगा। राष्ट्रपति किससे लेगा परामर्श? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेगा, ठीक है। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी मुख्य जानकारी है, अनुच्छेदों से संबंधित जानकारी ली है। इससे जो भी कुछ छूट गया है, थोड़े टॉपिक मान लो कुछ रह गए, तो उनको हम जो उच्च न्यायालय पढ़ाएंगे, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय वाले टॉपिक, क्योंकि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम किस में लेंगे? क्योंकि ये दिया गया फिर बाद में 224 में, तो अपन अभी तो 124 पढ़ रहे हैं ना, 214 में दिया गया, 214 में पढ़ेंगे उसको। तो 214 में पढ़ेंगे ना, तो 214 में जब पढ़ेंगे हम, तब इनको लेंगे कुछ को, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को। लेकिन उच्च न्यायालय को हम ले भी सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो हमने आज जानकारी किसके लिए? हमने जानकारी ली है उच्चतम न्यायालय से संबंधित। उच्चतम न्यायालय से संबंधित क्या जानकारी ली है? जानकारी ली थी कि ये उच्चतम न्यायालय जो होता है वह सर्वोच्च होता है। संविधान तो सर्वोच्च है ही, संविधान के संरक्षण करने के लिए, यानी कि संविधान का संरक्षण करने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से हो गई थी। किस नाम से हुई थी? संघीय न्यायालय के नाम से। संघीय न्यायालय के नाम से कब हो गई थी? ब्रिटेन के समय ही इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हो गई थी। तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक क्या है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, जो किसमें है? भाग 5 में ये अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कानूनों पर विधि कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। जो भी कैसे यानी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा बहुत बहुमत है उससे पास हो जाएगी, नहीं, संपूर्ण बहुमत होगा तो ही संसद में, यानी कि संविधान में संशोधन या कोई भी न्याय संबंधी जो प्रावधान है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इनको शपथ वो बताई थी ना हमने, शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, और राष्ट्रपति की सलाह पर
उच्च न्यायालय के, एक उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर, और राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति लेगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI से सलाह लेगा, तो ही वो राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल उस आधार पर विधि वो देखेगा कि विधि का नॉलेज होना चाहिए, 5 वर्ष तक वो न्यायालय में कार्य किए हो जाना चाहिए, तो वो बात देख के वह नियुक्त करेगा उच्च न्यायालय में। लेकिन उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनसे सलाह लेगा, और जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उससे सलाह लेगा राष्ट्रपति, तब उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, और उसको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी थी। तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन बाद ही क्या कर दिया गया? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया, जो कि संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हुआ। ठीक है, ये बात हमने ध्यान रखी। उसके बाद मैंने देखा कि सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके बाद उच्च न्यायालय होता है, इसके बाद में जिला न्यायालय होता है, इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। कौन कौन से स्तर पर होते हैं वो बता ही दिया हमने पहले। उसके बाद में हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय की क्या पावर होती है, इसके फैसले क्या होते हैं? अन्य अदालतों को मान्य होना चाहिए। दूसरी बात, ये तबादला भी कर सकता है एक न्यायाधीश का और दूसरे न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। तीसरी बात है कि वही मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। तीसरी बात, एक मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अगली बात हमने जानी कि भाई इसकी पावर है कि एक न्यायालय क्या कर सकता है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे को आपस में भेजने का कार्य भी ये कर सकता है। इसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद 124 गठन का प्रावधान देखा, इसमें नियुक्ति देखी हमने अनुच्छेद 124(1) में, कार्यकाल 2 में, यानी 124 का 2, योग्यता 124 के 3 में देखी, पद से हटाने की प्रक्रिया 124 के 4 में, और 105 में साबित कदाचार सिद्ध कदाचार असमर्थता बड़ी देखी बात। इसके बाद शपथ हमने 124 के 6 में देखी, जो राष्ट्रपति दिलाएगा। 125 में वेतन भत्ते देखे, तो CJI को 2,80,000 रुपये, और अन्य जो 33 अन्य न्यायाधीश है उनको 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो कि अस्थायी होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कैसे होगा? अस्थायी होगा। उसके बाद अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी नहीं होने पर केवल सुप्रीम कोर्ट में ही, ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अन्य उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है, उच्च न्यायालयों में केवल सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है, ये अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त को वापस लगा सकते हैं। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी